दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रेड थ्रेड ऑन द रिस्ट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? THREAD थ्रेड का मतलब होता है धागा, और WRIST रिस्ट, रिस्ट का मतलब होता है कलाई। तो क्या अर्थ हुआ? रेड थ्रेड ऑन द रिस्ट मतलब क्या हुआ कि कलाई पर लाल धागा या लाल धागा कलाई पर। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे नीतू एंड पिंकी मेट इन द मार्केट प्लेस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। MEET मीट का मतलब होता है मिलना, और सेकंड फॉर्म है मैट। क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, नीतू एंड पिंकी नीतू और पिंकी मैट मिले, इन द मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस मतलब बाज़ार, बाज़ार में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे नीतू एंड पिंकी मैट इन द मार्केट प्लेस। एक दिन नीतू और पिंकी बाज़ार में मिले। बोथ वर आउट फॉर शॉपिंग। दोस्तों ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ वर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। बोथ वर आउट फॉर शॉपिंग का अर्थ हुआ कि दोनों बाहर शॉपिंग के लिए, शॉपिंग का अर्थ होता है खरीदारी, दोनों बाहर खरीदारी के लिए गए हुए थे। दे वर बेस्ट फ्रेंड्स एंड यूज्ड टू स्टडी इन द सेम स्कूल इन द सेम क्लास। क्या अर्थ हुआ? दे वर बेस्ट फ्रेंड्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और जब इस तरह के वाक्य दोस्तों हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में, तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको बताया दे का मतलब वे या वे लोग, और ये एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल के साथ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त थे। एंड यूज्ड टू स्टडी इन द सेम क्लास इन द सेम स्कूल इन द सेम क्लास। दोस्तों यहाँ इस वाक्य में यूज टू का इस्तेमाल किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई भी व्यक्ति किसी काम को बराबर नियमित तौर पर करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, पढ़ाई करना। एंड यूज्ड टू स्टडी इन द सेम स्कूल, और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इन द सेम क्लास, एक ही क्लास में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? दे वर बेस्ट फ्रेंड्स एंड यूज्ड टू स्टडी इन द सेम स्कूल इन द सेम क्लास। वे अच्छे दोस्त थे और एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। आगे देखिए। नीतू सॉ आ रेड थ्रेड टाइड ऑन द रिस्ट ऑफ पिंकी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी का मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म है सॉ। नीतू सॉ, नीतू ने देखा। अ रेड थ्रेड, एक लाल धागा।
टाइड बंधा हुआ। दोस्तों मैं इसके बारे में आपको समझाना चाहूँगा। देखिए TIE, टाई का मतलब होता है बांधना, आप इसे नोट कर लीजिए। सेकंड थर्ड फॉर्म है टाइड, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों ये जो शब्द है वो एक एडजेक्टिव भी है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई शब्द जो है वो वर्ब भी है और साथ के साथ वो एडजेक्टिव भी है। तो यदि मैं इस शब्द के बारे में बात करूं तो दोस्तों ये टाई की थर्ड फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है। टाई का मतलब बांधना, सेकंड फॉर्म है टाइड। उसके अलावा दोस्तों ये एक एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ इस शब्द को वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से इसकी जो मीनिंग है अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए क्या अर्थ हुआ। नीतू सॉ, नीतू ने देखा, अ रेड थ्रेड, एक लाल धागा, टाइड बंधा हुआ, ऑन द रिस्ट ऑफ पिंकी, पिंकी की कलाई पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला। नीतू सो अ रेड थ्रेड टाइड ऑन द रिस्ट ऑफ पिंकी, नीतू ने पिंकी की कलाई पर एक लाल धागा बंधा हुआ देखा। और ये सी की सेकंड फॉर्म में सो, देखा। आगे देखिए She asked her why she was wearing the red thread. She asked her. दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। आस्क मतलब होता है पूछना, सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। She asked her, उसने उससे पूछा। Why, क्यों। She was wearing the red thread. दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इंग्लिश के लिए। दोनों मैं आपको समझाना चाहूँगा, आप उसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने और अच्छे से समझें। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप पहली चीज़ देखिए कि यहाँ पर क्या है इस वाक्य के अंदर। WHY, वाई के बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट का यूज़ किया गया। आमतौर पर जब हम इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसको W शमली वर्ड भी कहते हैं। इसके बाद हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि कई बार हम क्या करते हैं कि हम एक्चुअली में क्वेश्चन मार्क तो मतलब उसमें कोई इंट्रोगेटिव वर्ड तो लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव ही होता है, मतलब अफर्मेटिव ही होता है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने का तरीका यही है कि हम इंट्रोगेटिव वर्ड को तो पहले मेंशन करेंगे, लेकिन जो रिमेनिंग वाक्य है, मतलब जो बाकी बचा हुआ वाक्य है, उसको अफर्मेटिव में बनाते हैं। अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए मेरा एक वाक्य है, क्या तुम जानते हो मैं क्या खा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला, क्या तुम जानते हो मैं क्या खा रहा हूँ। इसमें जो पहला वाला है वो तो इंट्रोगेटिव है, क्या तुम जानते हो, डू यू नो। अब जो अगला वाला है कि मैं क्या खा रहा हूँ, एक्चुअली में दोस्तों ये बोलने का तरीका है, जबकि मैं उसमें कुछ पूछ नहीं रहा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या तुम जानते हो मैं क्या खा रहा हूँ, डू यू नो व्हाट आई एम ईटिंग। तो यदि मैं इसको ऐसे बनाऊंगा व्हाट एम आई ईटिंग, व्हाट एम आई ईटिंग, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरा वाला वाक्य है उसमें हम इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं व्हाट का, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो वाक्य है वो अफर्मेटिव ही रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप अच्छे से समझ आ गए होगी। तो मैं इसको दोबारा जो मैंने एग्जांपल दिया था उसको रिपीट करता हूँ ताकि आप समझ सकें। क्या आप जानते हो मैं क्या खा रहा हूँ, डू यू नो व्हाट आई एम ईटिंग। तो इस वाक्य में देख सकते हैं मैंने व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, व्हाट के बाद मैंने सब्जेक्ट ही लगाया, जैसा यहाँ पर आप वाई इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद सब्जेक्ट को देख सकते हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग जरूर किया गया लेकिन ये एक अफर्मेटिव वाक्य है। उसके अलावा दोस्तों एक और जानकारी अब मुझे देनी है यहाँ पर, इसको भी समझ लीजिए। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ एक ही वाक्य में दोनों पास्ट के सेंटेंस मौजूद हों, जैसा आप देख सकते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट और अगला पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आपको क्या करना है, जो दूसरा वाला वाक्य है वो ट्रांसलेट जब आप करेंगे तो उसको आप प्रेजेंट में ही करेंगे। तो अब देखिए मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। शी आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा। वाई शी वॉज वियरिंग द रेड थ्रेड, उसने उससे पूछा, उसने वियर मतलब पहनना, उसने लाल धागा क्यों पहना हुआ है। चलिए पिंकी सैड, पिंकी ने कहा, माई मदर टाइड इट सो दैट आई कुड रिमेंबर टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर। तो पिंकी ने क्या कहा, माई मदर टाइड इट। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था टाई मतलब बांधना होता है और ये सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ इसको सेकंड फॉर्म के रूप में ही प्रयोग किया गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में जब अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म ही लगाई जाती है। तो उसने पिंकी सेड, पिंकी ने कहा, माई मदर टाइड इट, मेरी माँ ने इसको बांधा, सो दैट, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ताकि आई कुड रिमेंबर, ताकि मैं याद रख सकूँ,
टू पोस्ट करना, पोस्ट करने का मतलब होता है चिट्ठी को डालना, चिट्ठी पोस्ट करना याद रख सकूं। एन इम्पोर्टेंट लेटर मतलब एक महत्वपूर्ण, एक जो इम्पोर्टेंट लेटर है, पत्र है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, पिंकी ने क्या, जब पिंकी ने कहा कि माई मदर टाइड इट सो दैट आई कुड रिमेंबर टू पोस्ट एन इम्पोर्टेंट लेटर, मेरी माँ ने इसे बांधा ताकि मैं एक महत्वपूर्ण जो पत्र है उसे पोस्ट करना याद रख सकूं, ताकि मैं याद कर सकूं कि मुझे एक जो इम्पोर्टेंट लेटर है उसको पोस्ट करना है। चलिए, तो इस बात का मतलब समझ में आ ही गया हो आपको कि जो पिंकी है उसकी माँ ने सिर्फ उसको याद दिलाने के लिए ही उसके हाथ में वो लाल धागा बांधा था, ताकि उसको देख के वो याद रख सके कि उसे कोई इम्पोर्टेंट काम करना है। आगे देखिए, एट दिस, इस पर नीतू आस्क्ड, नीतू ने पूछा, बट वेयर इज़ द लेटर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसे यहाँ सिंपल पास्ट का वाक्य आपने देखा, सिंपल पास्ट में वॉज वर का यूज़ होता है, ठीक उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। वेयर का मतलब होता है कहाँ। एट दिस, इस पर नीतू आस्क्ड, नीतू ने पूछा, बट वेयर इज़ द लेटर, लेकिन पत्र कहाँ है। पिंकी सर्च्ड फॉर इट, सर्च मतलब ढूंढना, सेकंड सर्च। पिंकी सर्च फॉर इट एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब एवरीवेयर का अर्थ होता है हर जगह। पिंकी ने इसे हर जगह ढूंढा, पिंकी ने इसे हर जगह ढूंढा। आगे देखिए, देन फिर देन शी रिमेंबर्ड, रिमेंबर का मतलब याद आना, सेकंड फॉर्म रिमेंबर्ड होते हैं। देन शी रिमेंबर्ड, फिर उसको याद आया दैट की हर मदर हैड फॉरगॉटन टू गिव हर द लेटर। चलिए, तो पूरी लाइन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट में हेड का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब देखिए, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना और थर्ड फॉर्म है फॉरगॉटन। तो क्या अर्थ हुआ, देन शी रिमेंबर्ड, फिर उसको याद आया कि हर मदर हैड फॉरगॉटन, उसकी माँ भूल चुकी थी, टू गिव हर द लेटर, उसे पत्र देना। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि उसकी जो माँ थी पिंकी की, उन्होंने एक उसके कलाई पर लाल धागा बांधा था सिर्फ उसको याद दिलाने के लिए कि एक लेटर को जो है पोस्ट करना है, लेकिन जो पिंकी की माता जी थी वो खुद भूल गई उसको पत्र देना। चलिए आगे देखिए, व्हेन नीतू केम टू नो अबाउट दिस बोथ द फ्रेंड्स लाफ्ड अ लॉट। दोस्तों कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, आप इसको नोट कर लीजिए। सेकंड फॉर्म में केम टू नो, और ये पास्ट का ही वाक्य है। व्हेन नीतू केम टू नो अबाउट दिस, अबाउट दिस मतलब होता है इस बारे में। जब नीतू को इस बारे में पता चला, बोथ द फ्रेंड्स लाफ्ड अ लॉट, दोनों ही दोस्त खूब हंसे। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। कई बार ऐसा हो जाता है कि जिन चीज़ों को हम याद करने के लिए इतना ज़्यादा प्रयास करते हैं, अंत में वही चीज़ हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको पसंद आई हो और आपको कहानी सुनने में मज़ा आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। और उसके अलावा दोस्तों आज मैंने दिन में एक बहुत ही अच्छा एक प्यारा सा मैंने वीडियो बनाया जो भगत सिंह जी के जीवन के ऊपर एक पैराग्राफ था इंग्लिश में ट्रांसलेशन, तो आप उसी भी एक बार जाके ज़रूर देखें। और उस वीडियो में आपको कई सारे एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग भी देखने को मिलेंगे। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।